वो तो छोटे थे, आपने पकड़ के डाल दिया, डल गए। आपको भी पता है कि साला जिंदगी में आगे कुछ दिखना ही नहीं देता, जॉब की कोई गारंटी नहीं है, फिर किसके लिए पढ़ा दिया इतना? शर्मा जी ने भी तो पढ़ाया था अपने बच्चों को, वर्मा जी ने भी पढ़ाया था, गुप्ता जी ने भी पढ़ाया था, चौधरी साहब ने भी पढ़ाया था, खान साहब ने भी पढ़ाया था, सब पढ़ा रहे थे तो हमने भी पढ़ा दिया। क्या करते फिर? और अलग से करते भी क्या सर? अरे 3 साल ढंग से किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कर लेता। ये हमारी लिस्ट है, ये भीड़ है लिस्ट। ये हजारों लोगों की हो सकती है, सैकड़ों लोगों की हो सकती है, जिसका जैसा स्वभाव वैसी उसकी लिस्ट होती है। लेकिन हर आदमी के पास 100, 200, 500 लोगों की लिस्ट होती है, क्योंकि आज हर एक के मोबाइल में 100 से तो ऊपर ही नंबर होंगे। मेरे मोबाइल में देखो तो करीब 3500 नंबर है। तो ये लिस्ट ही है अपने पास, इसको पेपर पे बनाना है, पर उसमें से छांट करके, मोबाइल में याद नहीं रहता 3500 कौन लोग पढ़े। आप में से किसी भी व्यक्ति को ये याद नहीं होगा कि उसके मोबाइल में कितने नंबर पड़े हैं, इसलिए मैं लिस्ट बनाने के लिए बोलता हूं। ये है आपकी लिस्ट। इसमें से जब आप बात करोगे तो कुछ लोग आपके कहने से रेड आईडी कर लेंगे। देखो कुछ तो ऐसे, मतलब मैं उनको क्या शब्द बोलूं, मतलब रेड आईडी करने में घबराते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक मेरा दोस्त है, नहीं इसमें मुझे पैन नंबर डालना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा है, तू मेरा पैन नंबर ही ले ले पूरा, और तू मेरा आधार नंबर भी ले ले, तू मेरा बैंक अकाउंट नंबर भी ले ले, तू मेरा मोबाइल नंबर भी ले ले। ये चारों चीज, चारों इन्फॉर्मेशन तेरे पास है, और तू मेरा कुछ भी कर दे, तू मेरा 100 रुपया इधर से उधर करके दिखा दे जरा। मतलब पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है। उसने रेड आईडी नहीं डाली, मैं उसको दिखा रहा हूं, देख लाखों इनकम आ रही है, तू आजा। वो रेड आईडी नहीं डाल रहा है। आप क्या बोलोगे उसको? ये मेरे साथ हो रहा है, तो अगर आपके साथ हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? मेरा ही खास दोस्त है, यहीं भरतपुर में रहता है, करोड़ों रुपए का आसामी है, बड़ा तगड़ा बिजनेस है उसका, खाली रहता है, ज्यादा काम वाम नहीं है उसके पास, किराए विराए, फैक्ट्री वैक्ट्री सब चल रही है उसके, बच्चे बच्चे सब देख रहे हैं। वो कर सकता है इस काम को बढ़िया। मुझे ऐसा लगता था, उसने रेड आईडी नहीं करी, कर तो जब लेगा। तो 20% का आप एवरेज पकड़ लो। मैं आपको बोल रहा था कि 20%, हर जगह से 20% लगा दो आप। मान लो आपकी 1000 लोगों की लिस्ट है, तो इसका 20% कितना हो गया? 200 लोग रेड आईडी कर लेंगे। 200 लोग रेड आईडी कर लेंगे तो फिर उसका 20%, तकरीबन 40 लोग ग्रीन हो जाएंगे। अगर आप 200 रेड आईडी कर देंगे तो 40 लोग ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएंगे। ये जो 40 लोग हैं, इनमें से हम बैठाएंगे उनको एजुकेशन के अंदर, जो फोर्स वन आपको देती है। ये भट्टी में डालना है। अब ये कच्चा घड़ा है, इसको समझिए कच्चा घड़ा है, इसको पकड़ के भट्टी में डालना है। भट्टी में डालेंगे तो कुछ चटक जाएंगे, कुछ फटक जाएंगे, कुछ टूट जाएंगे, कुछ बिखर जाएंगे। अब इन 40 लोगों को भट्टी में डाला आपने। 40 में से मान लो आपको 30 ही पकड़ में आए या 20 पकड़ में आए, आपकी कोशिश तो पूरी 40 की है। यहां आपका लॉ ऑफ एवरेज बढ़ जाएगा थोड़ा सा। हो सकता है कि आपके 40 में से, अगर मैं बात करूं 20% के हिसाब से, तो 100 में से 20, तो 40 में से कुछ 8 आदमी के करीब आना चाहिए। इस प्रोसेसर से जब आप निकलेंगे तो कुछ ये 8-10 लीडर निकल के आएंगे, और इनमें से कोई एक लीडर निकल के आएगा जो आपका डायमंड, क्राउन डायमंड निकलेगा। इस छन्नी को छानते रहना बस अपने को, बार बार। लिस्ट में से फिर रेड, रेड में से ग्रीन, ग्रीन में से प्रोसेसर, प्रोसेसर में से लीडर, लीडर में से डायमंड। ये इस प्रोसीजर से निकलेंगे। ये कौन निकलेगा? ये जो ऊपर लिस्ट दिख रही है, ये जो भीड़ है, इस मुंडी में से समझ में आता है कौन डायमंड है? किसी को नहीं पता, किसी मुंडी पे थोड़ी लिखा है डायमंड है। ये किसी के ऊपर नहीं पता किसके अंदर आग जली है। इस भीड़ में से कैसे समझ में आएगा साहब ये डायमंड है, ये दूर से डायमंड जैसा लगता है मुझे, इसी को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो फिर हम तुझे इसी काम पे रख लेते हैं कि तू डायमंड को पहचान लेता है। फिर सारे नेटवर्क की समस्या ही खत्म हो गई। हमारे पास यदि एक आदमी ऐसा मिल जाए जो देखते ही पहचान ले ही इज डायमंड, बस उसको लेके घूमो, उसको बाजार में छोड़ दो, वो देखते ही आपको बता देगा ये डायमंड है। उसकी हम ज्वाइनिंग भी डाल देंगे,
क्योंकि वो डायमंड है। इसने हमारे पास मशीन है एक जिसने पहचान लिया, आसानी हो जाएगा। सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आपको करोड़ों रुपए दे देंगी। भाई साहब ये एक आदमी ऐसा जो पहचान ही लेता है दूर से, देख इसने आदमी देखा नहीं, पहचाना इसने भीड़ में से। इसका कोई तरीका नहीं है, ये इसका प्रोसीजर है, ये इस बिजनेस का नेचर है। हमारी जो दुख का मूल कारण है वो इस बिजनेस के नेचर को ना समझना है। ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि सारे लोग आपकी लिस्ट में आ जाएंगे, ये कहीं भी नहीं कहा गया कि सारे लोग रेड आईडी कर देंगे, ये कहीं भी नहीं कहा गया कि सारे लोग ग्रीन करेंगे, ये कहीं भी नहीं कहा गया कि सारे लोग एजुकेशन में आएंगे, ये कहीं भी नहीं कहा गया कि सारे लोग बिजनेस में एजुकेशन में आने के बाद कामयाब हो जाएंगे, ये कहीं नहीं गया कि सारे लोग डायमंड हो जाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज पे पूरा बिजनेस चलता है। जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। ये बात हम सुन तो लेते हैं लेकिन अक्सर करके फील्ड में भूल जाते हैं। हमारे पास सवाल आते हैं कि साहब मैंने उसको ये कहा तो फिर वो ज्वाइन नहीं किया। सिंपल है, नहीं किया तो नहीं किया। हमारा काम उसके पीछे पड़ जाना नहीं है, हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये काम है, ये ठीक है, आपको ठीक लग रही है, ओके यस, मिलकर के काम करते हैं। सब ज्वाइन तो हो गए जैसे तैसे तो ज्वाइन हुए, फिर वो मीटिंग में नहीं आते हैं। नहीं आते तो फिर क्या करें, क्या करें, उसका क्या इलाज है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, ये बिजनेस का नेचर है। ये नेचर को समझ ले। तेरी समस्या का मूल कारण है बिजनेस का नेचर को ना समझना। बिजनेस का नेचर समझ में आ गया तो फिर समस्या समस्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट का सिद्धांत है क्रिकेट बाई चांस, हॉकी बाई प्रैक्टिस। ऐसा हम बचपन में सुनते थे। कौन सी बॉल विकेट ले उड़ेगी कोई पता है क्या, और कौन सी बॉल पे छक्का लग जाएगा ये पता है क्या। आ गई उसको, किसी भी बॉल पे छक्का लग सकता है, आउट होने की बात होता है, किसी बकवास से बकवास बॉल पे आउट हो सकता है। इस बिजनेस के अंदर भी ये सिद्धांत काम करता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। क्रिएट द नेटवर्क, मेंटेन द नेटवर्क, डुप्लीकेट द नेटवर्क। अब हम ये समझ लेते हैं क्रिएट द नेटवर्क में क्या क्या काम करना है। सबसे पहले सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं ये 7 दिन के अंदर। लिस्ट कैसे बनानी है, परफेक्ट इन्विटेशन क्या होता है, परफेक्ट शो प्लान शो कैसे होता है, क्लोजिंग कैसे होती है। क्लोजिंग आपको जो सुनेंगे तो उस दिन आपको आनंद खुद ही आ जाएगा। मतलब उस क्लोजिंग के बाद कोई आदमी ज्वाइन करने की कैसे ना कर सकता है, आपके लिए ये सवाल हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा फॉलो करते हैं 100%, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ज्वाइनिंग ना आवे। लेकिन ज्वाइनिंग इसका एक पार्ट है। कई बार हम इसमें उलझ जाते हैं, हम सिर्फ ज्वाइनिंग तक ही सीमित रह जाते हैं। हमारी ज्वाइनिंग आ रही है, वी आर हैप्पी, हमारी ज्वाइनिंग हो रही है, वी आर हैप्पी। हम उससे आगे सोच ही नहीं रहे, जबकि ये इसका एक पार्ट है बिजनेस का। क्रिएट द नेटवर्क, ज्वाइनिंग होना, परफेक्ट फॉलोअप, परफेक्ट गोल सेटिंग, ये सारी जो चीज़ें ये नेटवर्क क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है, जिनके बारे में हम अगले सेशनों में चर्चा करेंगे। मेंटेन द नेटवर्क की बात करूं तो डेली हैबिट्स हमारी क्या हैं, कॉलिंग हैबिट्स क्या है, मीटिंग हैबिट्स क्या है, ट्रेनिंग हैबिट्स क्या है, प्लानिंग हैबिट्स क्या है। हमारी हैबिट्स से हमारी क्या आदतें हैं, उनसे हमारा जो नेटवर्क है वो मेंटेन होता है। और तीसरा है डुप्लीकेट द नेटवर्क। ये कैसे होता है, बी ए टीम प्लेयर। ये बिजनेस टीम प्लेयर का है, ये बिजनेस अकेले अकेले खेलने का नहीं है। आपका अपनी अपलाइन के साथ क्या तालमेल है, आपके डाउनलाइन के साथ क्या तालमेल है, आप कैसे बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, आप कैसे उसको कैरी करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर से लेकर के नीचे कैसे देते हैं, कैसे आप एक्ट करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे पहले सबसे पहले काम करते हैं। कंटिन्यूस रेडी टू लर्न एंड टीच, मतलब लगातार सीखना और सिखाना, ये डुप्लीकेशन का काम है। कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट, लगातार और दृढ़तापूर्वक किया गया प्रयास। नेवर गिव अप, कभी भी हार ना मानना, ये है डुप्लीकेट द नेटवर्क। स्टेबिलिटी, रेगुलरिटी, कमिटमेंट और डेडिकेशन। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मुझे
मतलब अपनी ज़िंदगी में समझ में आता है वो है दशरथ माझी। ये दशरथ माझी जैसा व्यक्ति अगर ये कुछ सब कर सकता है तो मुझे नहीं लगता कि यार इससे गया कोई आदमी और हो भी सकता है यार। मतलब इतना गरीब, न पढ़ा लिखा, मतलब कुछ भी नहीं, बिलीफ, उससे विश्वास था कि मैं इस पहाड़ को हटा दूंगा। रेगुलरिटी, लगातार करता रहा इस काम को। कमिटमेंट, खुद के साथ कमिटमेंट था। उसने कोई सरकार से कमिटमेंट कर रखा था, उसने कोई गांव वालों से कहा था कि मैं इसको हटा दूंगा, किसी से कुछ नहीं कहा था। उसने धुन में आ गया था उसका डेडिकेशन। कोई करे या ना करे, कोई आए या ना आए, मैं अपने काम को करता रहूंगा। स्टेबिलिटी लगातार 22 साल तक, कोई कम समय थोड़ी होता है। यहां आपके 22 दिन में फूंक निकल जाता है। 2-4 लोगों ने ना क्या कर दी कि हम धंधा छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, हमें सब बेकार लगने लगता है। कुछ लोगों ने उपवास उड़ा दिया तो हम छोड़ बैठते हैं बिजनेस को, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे आसान काम है इस बिजनेस को छोड़ देना। सारी झंझट ही खत्म हो गई। जिंदगी की झंझट ही तब तक है जब तक ये बिजनेस आप कर रहे हैं। फिर झंझट ही क्या है, ना कोई लिस्ट बनाने की जरूरत है, ना कोई प्लान बनाने की जरूरत है, ना ये रात में ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। आराम से बैठ के रजाई में बीवी बच्चों के साथ टीवी देख रहे होते हैं, मूंगफली खा रहे होते हैं, मस्त ओढ़ के सो जाता, फिर सुबह डिब्बा उठाता चल देता आराम से। कैरियर के पीछे बांध के डिब्बे को वो चल देता, वहाँ जाता और अपने दोपहर में काम करता और खाना खाता और शाम को मस्त लौट के आता थका आ रहा, फिर चाय पीता, फिर वही खाना, फिर घुस गए रजाई में टीवी देख रहे। यही लाइफ थी, एक ये लाइफ थी इसकी, दशरथ माझी। ये स्टार्ट था, ये जब बूढ़ा हुआ और रास्ता बनने लगा और फिर पूरे पहाड़ को इसने चीर डाला। क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी ठान ले, ना तो कोई औजार था इस पर, ना कोई इस पर बुलडोजर थे, ना कोई इसकी सरकारी जान पहचान थी। मैं हैरान ही होता हूं इस बात को लेकर, क्योंकि मैं बिहार के गांव में गया हूं। माझी बोलो तो समाज की जो सबसे, अगर हमने शब्द सुना हो अति पिछड़े, ये अति पिछड़ों में आते हैं। माझी जो है, एक तो पिछड़े हैं जिनको अभी तक हम जानते हैं, एक एसटी हैं, एक एससी हैं, ये है अति पिछड़े, महादलित, ये उससे आते हैं, बिल्कुल गरीब। मतलब ये आदमी ने सोच लिया कि इस पहाड़ को हटाऊंगा। मतलब ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी चीज है। और इससे ये शिक्षा मिलती है कि यदि एक आदमी भीषण निर्णय कर ले तो पहाड़ को भी रास्ता छोड़ना पड़ता है। दोस्त, लोग महान नहीं होते, महान लोग कभी पैदा हुए नहीं आज तक। एक साधारण आदमी विशेष परिस्थितियों में जब एक असाधारण निर्णय ले लेता है और उस पर टिका रहता है, वो आदमी महान बनता है, उसको लोग महान कहते हैं। महान आदमी कभी पैदा नहीं होते। आम आदमी जब विशेष परिस्थितियों में एक भीषण निर्णय ले लेता है, उस पर टिका रहता है, उसको दुनिया महान कहती है। आप और हम सब एक महान आदमी बन सकते हैं। आप सब के अंदर भी एक महान आदमी छुपा हुआ है। आम से खास बनने का ये मौका है। अगर 3 साल में आपका पूरा लाइफ चेंज हो, आपकी वजह से कुछ लीडर्स की ज़िंदगी में बदलाव आए, आपकी वजह से कुछ लोगों के घर में पैसा आए, आपकी वजह से कई घरों में दिए जलें, चूल्हे जलें, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाएं, बच्चों की शादियों कर पाए, वो एक तरीके से महान ही काम है। अगर हर आदमी ये सोच ले कि मैं अपनी ज़िंदगी में 5 लोगों को तो मजबूत कर जाऊंगा, तो इस देश को मजबूत होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि ये 5, फिर वो 5, फिर वो 5, आप मैट्रिक्स बनाओ तो बस कितना टाइम लगने वाला है। अगर हम 5 लोगों की सहायता करते चले गए, 5 लोगों को हमने पकड़ लिया और 5 लोगों को मजबूत बना दिया, लेकिन समस्या ये आती है कि
आप तो 5 लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहते। जब आप उसको पकड़ के मजबूत करने के पीछे चलते हो तो वो फिसलता है आपके हाथ से। आप कहते हो तू मीटिंग में जा, मुझे तुझे मजबूत करना है, तू शेखर जी की मीटिंग में चल, तो मेरी तो सुनता नहीं है, तुझे मैं वहां ले चलता हूं, वहां तू होगा सही। लेकिन वो भी पूरा मछली की तरह हाथ से फिसलता ही रहता है। आप उसको बड़ा प्यार से समझा समझा के लाते हो। वो देख बहुत बड़े इंजीनियर रहे हैं, इतने लाख का पैकेज छूड़ा है, आप उसको तरह तरह से समझाते हो कि तुझे हम जिस मीटिंग में ले जा रहे हैं ना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप खूब समझाते हो, फर्स्ट डायमंड है, फलाना है, लाखों रुपए कमाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमने उनको सुना है, उनकी बातों में हमें बड़ा रस आता है, और ऐसी बात करते हैं, सटीक बात करते हैं, दिल में चुभ जाती है, समझ में आ जाती है। आप सब तरह के पासे फेंकते हो, लेकिन वो समझता नहीं है, तो फिसलता है। और यही आपका टेस्ट है, टेस्ट ही है। ये सारी चीजों से ये आदमी गुजरा है यार 22 साल, इसके सामने क्या समस्या नहीं आई। भूख इसको लगी होगी, प्यास इसको लगी होगी, बच्चों ने इसके दुत्कारा होगा, समाज ने इसको पागल कहा होगा, इसके जो ससुराल वाले, इसके जो बच्चे, पता नहीं क्या व्यवहार किए होंगे इसके साथ में उस टाइम कि यार तुम्हें पहाड़ काटने की पड़ी है, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा। हमारे सामने भी आती हैं सब समस्याएं, बट इसने कैसे सहा, कैसे किया। राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं इनको, जिन्हें क्या क्या अवार्ड मिले इस भाई साहब को, उसको समझ में भी नहीं आया होगा मैंने ऐसा क्या काम कर दिया, ऐसा सोच के इसने किया भी ना होगा इसने बेचारे ने। इसके नाम पे भारत सरकार ने डाक टिकट निकाल दी, अब इसका पुतला बना करके इसकी पूजा कर रहे हैं। देखो आप, जब ये जिंदा था तो इसकी कोई इज्जत ना हुई बेचारे की, किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा, पूरी जिंदगी इसकी निकल गई। लेकिन ये आदमी काम ऐसा कर गया कि ये सब होना पड़ा। इसने लाइन ऐसी पकड़ ली, क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें मान सम्मान, दौलत, इज्जत, शोहरत सारी चीजें हो? अगर कर ही नहीं रहे तो कभी होगा ही नहीं, इस बात की गारंटी है। इस बिजनेस के अंदर ये हो भी सकता है कि आपको मान सम्मान, दौलत, शोहरत, इज्जत मिले, और ये भी हो सकता है कि ना मिले। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वहां तो पक्का गारंटी है कि नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उस काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं, बड़ा जिम्मेदारी के साथ करते हैं। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं, नौकरी ऐसे करते हैं जैसे उनके बाप का बिजनेस है, बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं, गजब की जिम्मेदारी से। और बिजनेस ऐसे करते हैं जैसे नौकरी करते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। जहां जिम्मेदारी की जरूरत है क्योंकि बिजनेस आपका है, वहां जिम्मेदारी नहीं है। जहां करने वाले और भी लोग हैं वहां जिम्मेदारी सारी हमारी है, मालिक की भी नहीं है। कुछ मैंने ऐसे चमचे टाइप के वर्कर देखे नौकरियों में, मतलब मालिक से ज्यादा चिंता करते हैं वो। पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, पर दिखाते तो ऐसे ही थे वो। मतलब मैं नौकरियों में देखता था कई बार, जो हायर लेवल की सब मीटिंग होती थी उसमें देखता था मैं सारा ड्रामा मालिक के सामने। मतलब क्या गजब का ड्रामा बाजी चलती थी, और मैं भी मंद मंद मन मन मुस्कुराता रहता था।